आपको क्या लगता है रशिया और यूक्रेन के वॉर में इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है? क्या सही में इंडिया ऑयल ट्रेड के बहाने रशिया को वॉर के लिए फंड कर रहा है? क्या भारत की वजह से ही रशिया यूक्रेन पर अटैक कंटिन्यू कर पा रहा है? ऐसे ही कई सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं भारत पर। यूरोपियन रिपोर्ट को देखा जाए तो स्नेक चार्मर्स, काउपीज ड्रिंकर्स, कैटल क्लास के अलावा कंट्रीज ने भारत को एक नया नाम दिया है, लॉन्ड्रामैट्स बुलाने लग गए हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया अब यूरोप का टॉप रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्टर बन चुका है और रिफाइंड ऑयल यूरोप में एक्सपोर्ट करने के मामले में इंडिया ने सऊदी अरेबिया को भी पीछे छोड़ दिया है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इंडिया के पास अपना खुद का ऑयल ना होते हुए भी कैसे इंडिया ने यूरोप को रिफाइंड ऑयल प्रोवाइड कर रहा है और इन सारे ऑयल ट्रेडिंग के वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी में क्या असर पड़ रहा है। साथ ही जानते हैं कि कैसे यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज के भारत पर लगाए गए सारे एलिगेशंस बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद है। आज रशिया यूक्रेन वॉर को ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर हो चुका है और आज भी दोनों साइड से वॉर एंड होने की कोई चांसेस का सिग्नल नजर ही नहीं आ रहा है। इस वॉर के दौरान ऐसे कई सारे इवेंट्स हुए जिसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को झेलना पड़ा। यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स ने रशिया को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सैंक्शंस इंपोज किए, जिसमें से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था रशिया ऑयल के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना। रशियन ऑयल के प्राइस कैप्स घटाने और ऑयल एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन से क्या फायदा था? प्राइस कैप यानी कि मिनिमम प्राइस जिसके ऊपर का प्राइस में रशिया अपने ऑयल को नहीं बेच सकता। रशिया के जीडीपी में क्रूड ऑयल और गैस एक्सपोर्ट एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, इसलिए यूरोपियन, अमेरिकन और कुछ वेस्ट कंट्रीज और G7 कंट्रीज ने भी ऑयल पर रेस्ट्रिक्शंस लगाकर उनको इकोनॉमिकली वीक करना चाहते थे। लेकिन एक बात जरूर है कि हिस्टोरिकल यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज एनर्जी नीड्स पूरा करने के लिए रशिया पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इस हिसाब से देखा जाए तो रशियन ऑयल पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने से उनके इकोनॉमी पर असर पड़ता है। लेकिन इन सब मुद्दों के बीच इंडिया क्यों रशिया से ऑयल एक्सपोर्ट करवा रहा है? क्या इंडिया वाकई में ही रशिया को ऑयल एक्सपोर्ट के थ्रू फंड कर रहा है? इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन सारे इवेंट के चलते इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही थी, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा सिग्नल नहीं था, क्योंकि इंडिया अपना 85% ऑफ क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट को बाहर से इंपोर्ट करता है। यानी क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंडियन इकोनॉमी के फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। यानी ऐसे में रशिया ने इंडिया को हैवी डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल ऑफर करना शुरू कर दिया और इंडिया ने भी इस ऑफर को खुले हाथों से एक्सेप्ट किया। जाहिर सी बात है कि इंडिया के इस डिसीजन से यूरोप और यूएस जैसी कंट्रीज खुश नहीं थे और कई बार इस इश्यू को लेकर इंटरनेशनल फोरम में इंडिया का साइड लाइन करने की कोशिश की गई। अब आखिर में गलती किसकी है? भारत ने तो शुरू से ही हमेशा नॉन अलाइनमेंट अपनाया है और भारत का ऑब्जेक्टिव हमेशा से ही क्लियर रहता है। लेकिन उन देशों का क्या जो सिर्फ दिखावा के लिए यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और बैकडोर से इंडिया के थ्रू रशियन ऑयल को ही इंपोर्ट करते हैं। पिछले एक साल में यूरोपियन यूनियन ने इंडिया से करीब 3,60,000 बैरल रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट करवाया है और इंडिया दुनिया का रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्टर में एक मेजर हिस्सा बन गया है। फिर भी देखा जाए तो वॉर से पहले और वॉर के बाद सिर्फ 1.8% एक्स्ट्रा रिफाइंड ऑयल ही इंडिया से एक्सपोर्ट हुई है, जिसका मतलब ये है कि रिफाइंड ऑयल का एक्सपोर्ट के काम में इंडिया के लिए पहले से ही एक मेजर फॉरेन एक्सचेंज रहा है और इससे रशिया को कोई फायदा नहीं हो रहा है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं पर चाइना, पाकिस्तान, यहाँ तक कि G7 में कुछ शामिल कंट्री जैसे कि जापान रशिया पर लगे प्राइस कैप को इग्नोर करते हुए ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इल्जाम हमेशा भारत पर ही क्यों? जापान, चाइना जैसे देश जब ऑयल इंपोर्ट करवाते हैं तो उसे एनर्जी रिक्वायरमेंट माना जाता है और वही जब भारत करवाता है तो लॉन्ड्रिंग या वॉर फंडिंग का नाम दिया जाता है। और सिर्फ सिलेक्टिव डेटा के हेल्प से ही ये दिखाया जाता है कि भारत ही दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सारा ब्लेम सिर्फ भारत के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। अब यही तो बात है, हमारे इंडिया से बड़े बड़े देश चलते हैं। चाइना जैसे देश जो शरेआम रशिया को सपोर्ट करते हुए उनको कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के लिए 15% ट्रेड चाइना से ही तो होता है और इंडिया से सिर्फ 0.2% होता है। इन सारे फैक्ट से वेस्टर्न और यूरोप कंट्रीज की हिपोक्रेसी सामने आती है। उल्टा वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज को तो इंडिया से थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पर इंडिया उन्हें रिफाइंड ऑयल प्रोवाइड करके उनका सारा एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है। वर्ल्ड का 12% ऑयल सिर्फ रशिया से ही आता है। अब अचानक से ये बंद हो जाता है तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी हिल जाती है। ऐसे में इंडिया ने रशिया का क्रूड ऑयल खरीद के पूरे ग्लोबली इकोनॉमी को बैलेंस करके रखा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज के ये हिपोक्रेसी खत्म होगी? जिस बात के लिए इंडिया को पूरे दुनिया से अप्रिशिएट मिलना चाहिए वो कब मिलेगी? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फैक्ट बेस्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।